हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट या तो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, तीनों एक ही बात है, इसका बेसिक बताने वाला हूँ। और इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लगभग 50% इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट की आपको समझा सकूँ। अगर मैं ये नहीं समझा पाता हूँ तो ये मेरे लिए एक क्या कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट होगा, और ये एक डिसएडवांटेज भी होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। तो इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानना है तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या क्या कंटेंट्स करवाने वाला हूं इसकी बात करेंगे। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 बाद में आएगा। देखिए, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद वाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट मतलब क्यों पैसा लगाना चाहिए। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, कितने तरह के स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट होते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो 6 है वो है रोल ऑफ सेबी। सेबी क्या होता है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन शेयर मार्केट, कौन कौन सी चीज़ें मार्केट के अंदर यूज होती है और इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये थे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर्स को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। समझिए, मतलब शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर क्या होता है। अब शेयर वो होता है जो कि कंपनी का कुछ ओनरशिप आपको देता है। मतलब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका शेयर सपोज फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये पे आप बाय करते हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाओगे। शेयर होल्डर मतलब पार्ट ऑफ ओनरशिप कंपनी की आप भी होल्ड करते हो। अब इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर सिर्फ शेयर्स और शेयर्स का ही बाइंग और सेलिंग नहीं होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बाइंग और सेलिंग होता है। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्यों है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बाइंग और सेल किया जाता है। इसके अंदर मतलब उसको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जैसे कि सब्जी, अगर आप किसी भी सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां पे आप सब्जी खरीदते हो, तो सामने वाला कौन होता है? सब्जी बेचने वाला होता है। तो वो क्या हो गया? वहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स हो गया वो। तो यहाँ पर शेयर मार्केट, तो ये क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट बोलते हो तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो आप समझ गए। तो मैं एक समरी में बताता हूं शेयर मार्केट क्या होता है। जहां पर शेयर्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है वो होता है शेयर मार्केट। तो इसको दूसरा नाम इसका स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं लोग इसको, और पहले कुछ सालों पहले इसको सट्टा बाजार भी बोला जाता था। लेकिन सट्टा बाजार वाला काम हमें नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से समझ के एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना सीखना है। तो मैं होप करता हूं कि आपको सबसे पहले शेयर मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है कि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मार्केट के अंदर लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। फिक्स डिपॉजिट मतलब जैसे कि अपना बैंक होता है उसके अंदर हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, जिसके अंदर लगभग 6% से 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन
अगर आप मार्केट के अंदर एक अच्छी कंपनी को ढूंढते हो, मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स आपको बहुत बढ़िया लग रहे हो और उस कंपनी में ग्रोथ हो, आपको ग्रोथ नजर आ रही है कि आने वाले 10-15 सालों बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी, तो वहीं पे आपको लगभग 15% ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में मैक्सिमम 10% से ज़्यादा के रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर करते हो, मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा तक अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका जो टैक्स होता है वो आपको बहुत कम लगता है। सपोज योर इनकम ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल में आप 4 लाख रुपए की आपकी कमाई है फॉर एन एग्जाम्पल, और अभी अकॉर्डिंग टू टुडे टैक्सेस 2.5 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप 2 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कर देते हो तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ऑल्दो लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब अगर आप 5-6 साल बाद उसको निकालोगे तो तब आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा, लेकिन जो 4-5 साल का टैक्स है वो तो आपका बच रहा है ना। तो इसीलिए टैक्स बेनिफिट के लिए भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मार्केट के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है, इसमें रिस्क भी होता है। लेकिन एफडी वो लोग, अधिकतर लोग वो लोग करवाते हैं जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है। लेकिन जिस तरीके का इन्फ्लेशन रेट चल रहा होता है, अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमको मार्केट में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6%, और अभी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 5.5% है। तो अगर आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप मार्केट में अगर पैसा लगाओगे, एक अच्छे स्टॉक में ढूंढ के पैसा लगाओगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको, और उसके चलते आपको क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन से भी आप बीट करोगे और आपके पास एक अच्छा खासा फंड भी रहेगा आने वाले कुछ सालों बाद। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है वो ये है कि कितने तरीके के मार्केट होते हैं। तो सबसे पहला जो मार्केट होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट, और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पर शेयर्स को इश्यू किया नहीं जाता है, मतलब जहां पर शेयर्स को पहली बार इश्यू किया जाता है, मतलब कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। मतलब प्राइमरी मार्केट के अंदर सपोज आप कोई भी कंपनी अगर पहली बार मार्केट में लिस्ट होने जा रही है तो उससे पहले उसको एक आईपीओ लेके आना होता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब मार्केट में जब बाइंग और सेलिंग होगी उससे पहले एक कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जहां पर बाइंग और सेलिंग नहीं होती है वहां पर पब्लिक बिड लगाती है, और जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, अब कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सही से समझेंगे, देखिए सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो अभी लिस्टेड है, लेकिन मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो है मुकेश अंबानी के पास। तो सपोज अगर वो जियो का आईपीओ लेकर आते हैं तो उन्हें अपना स्टेक पब्लिक को बेचना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जियो का जो सपोज अगर वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है, टोटल कंपनी का जियो का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है, अगर उसमें से मुकेश अंबानी जी बोलते कि 1000 करोड़ का हम आईपीओ लेकर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो परसेंटेज होगा उसको वो मुकेश अंबानी जी का जो परसेंटेज होगा उसमें से उसको वो पब्लिक को बेचेंगे। तो पब्लिक उसको बिड करेगी, मतलब अगर पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है। ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब हद से ज्यादा, मतलब 1000 करोड़ का
फंड मुकेश अंबानी जी को अपनी फर्म के लिए चाहिए, लेकिन अगर लोग 1500 करोड़ का बिड लगा देंगे तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ ज्यादा हो गया। और अगर 1000 करोड़ से कम हो गया तो वो 500-600 करोड़ अगर हो गया तो फिर वो अंडर सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। तो अगर ये जो होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहां पर मुकेश अंबानी जी पब्लिक से पैसा मंगा रहे हैं, वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और पब्लिक उनकी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। यहां पर सिर्फ शेयर्स का बाइंग होता है, मतलब कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो बेचता है, लेकिन पब्लिक इसमें सिर्फ खरीद सकती है, वो बेच नहीं सकती। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जो कंपनी लिस्टेड नहीं होती है वो सबसे पहले आईपीओ लेकर आती है और लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं या फिर बिड लगाते हैं उसके लिए, जो कि इसकी इश्यू प्राइस वगैरह होती है, तो उसके ऊपर प्राइमरी मार्केट चलता है। अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, सेकेंडरी मार्केट इसके बाद वाला मार्केट, तो उसके बाद वाले मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है। मतलब अगर देखिए रिलायंस का जो जियो है उसका सपोज आईपीओ आ गया, लोगों ने उसके ऊपर बिड कर दिया, मतलब लोगों ने बिड कर दिया और सपोज 1200 करोड़ का उनके पास पैसा 1000 करोड़ का था, तो 1200 करोड़ तक लोगों ने उस पर अप्लाई किया, तो 1000 करोड़ तक के लोगों को मिल जाएगा, मतलब 200 करोड़ वो कंपनी उनको निगलेक्ट कर देगी। तो जिन जिन लोगों को शेयर्स मिलेंगे तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा अब ये समझेंगे। देखिए प्राइमरी मार्केट में पहले बाइंग सेलिंग नहीं होती, सिर्फ बाइंग होती है, वो भी कंपनी के ओनर से। तो उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट होगा, मतलब रिलायंस का जो जियो है वो जब मार्केट में लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब जब उसकी बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो, तो जब वो लिस्ट होगा तब आप उसको वापिस बेच सकते हो। जो अगर सपोज आपने उसमें अप्लाई किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो है उसके आईपीओ में आपने अप्लाई किया, तो सपोज अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, आप उसको प्राइमरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो अब इसको हम समरी वाइज डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां पे सबसे पहले सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है, सिक्योरिटीज कह दो या शेयर्स कह दो। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि जो इश्यू किया जाता है उसके बाद का जो भी बाइंग और सेलिंग होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो ये कहां पे होता है, ये तो या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो, इसके थ्रू आप इसमें काम कर सकते हो। तो मैं होप करता हूं कि आपको शेयर मार्केट के टाइप समझ में आ गए होंगे। वैसे अगर आप पहली बार ये चीजें देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट ये लग सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अब ये देखिए आप कैसे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है, मतलब अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो आपका बैंक से भी लिंक्ड होता है और डीमैट अकाउंट से भी लिंक्ड होता है। डीमैट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पैन कार्ड को आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, और पैन कार्ड 18 साल से ज्यादा वाली उम्र को ही मिलता है, मतलब जो 18 से ऊपर वाले लोग होते हैं, से ऊपर की एज वाले लोग होते हैं, उन्हीं को पैन कार्ड दिया जाता है सरकार द्वारा। क्योंकि पैन कार्ड इसमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप अगर जो भी लेन देन कर रहे होते हो तो वो सरकार के पास उसका डेटा होता है, सरकार यानी गवर्नमेंट के पास उसका डेटा होता है। सपोज अगर आपने 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम शेयर मार्केट से कमाई तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैन कार्ड में इसका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितना गेन किया, कितना लॉस किया है। तो ये हो गया सबसे पहले कि पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है हायर अ स्टॉक ब्रोकर। अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक ब्रोकर के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ता है, मतलब एक डीमैट अकाउंट होता है उसको खुलवाना पड़ता है।
जैसे कि देखिए, वो आप ब्रोकर के थ्रू खुलवाते हो, मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट है ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, अगर आप कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब अगर आप चेक से लेन देन करते हैं, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है? अगर आपको ऑनलाइन पैसे भेजने होते हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है ना, होती है ना। लेकिन शेयर्स को बेचने और खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट में क्या होता है? आप शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो, वैसे शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए डीमैट अकाउंट को खोलना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे जैसे वो होता है ट्रांसफर ऑफ कैश या फिर ट्रांसफर ऑफ मनी, तो यहां पर क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर थ्रू डीमैट अकाउंट होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि वो, मतलब अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे मतलब क्या? मतलब अगर आपने शेयर अगर आज खरीदा है तो आप उसको उसी दिन बेचोगे, तो आपका अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खुला है कहलाएगा। और डीमैट अकाउंट मतलब अगर आपने शेयर्स को आज खरीदा है और अगर आप उसको लंबे समय तक अपने पास ही रख रहे हो, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है? पैन कार्ड बनवाना है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं, तो उसमें से पहला निकल कर आता है जरोदा, दूसरा निकल कर आता है अपस्टॉक्स और तीसरा निकल कर आता है 5पैसा। अगर आपको जरोदा और अपटॉक का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर चाहिए, सॉरी मैंने आपको डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब क्या होता है ये नहीं बताया। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होता है जो आपको कोई टिप्स नहीं देता है, मतलब आपको खुद को अपना अपना दिमाग लगाकर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके चलते अगर वो टिप नहीं दे रहा है आपको, तो उसके चलते वो आपसे ब्रोकरेज थोड़ा कम, मतलब नी के बराबर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। और अगर जो दूसरा होता है वो होता है फुल सर्विस ब्रोकर, तो उसमें आपको टाइम से टाइम आपको टिप्स मिलती रहती है, लेकिन वहां पर आपको ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा होता है। बोले तो डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले थोड़ा लगभग 50% ज़्यादा ही होता है ब्रोकरेज के अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर इंडिया में टॉप फुल सर्विस ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहला निकल कर आता है HDFC सिक्योरिटीज और दूसरा निकल कर आता है ICICI वाला, जो सिक्योरिटीज वाला है वो निकल कर आता है। तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपन को। फोर्थ, बैंक अकाउंट होना है बहुत जरूरी है। अब बैंक अकाउंट होना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके अंदर जो भी लेन देन होता है, मतलब आप किसी भी शेयर को कैश में नहीं खरीद सकते। आप या तो अपने अपने बैंक अकाउंट से या तो चेक बना के दे सकते हो अपने ब्रोकर को, ताकि वो आपके डीमैट अकाउंट में फंड ऐड कर देगा, या तो आप अपने डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप इसमें डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आप कैश के थ्रू आप कभी भी डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। अगर आपका कोई भी, अगर आपके किसी का भी ब्रोकर अगर आपसे कैश मांग रहा है आपके डीमैट अकाउंट में पैसे डालने के लिए, तो अगर वो आपका ब्रोकर आपसे धोखा दे रहा है आपको, क्योंकि ये NSE की साइट पे साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ब्रोकर किसी भी बंदे से या फिर किसी भी उनके एजेंट से कैश नहीं मांग सकता। अब फिफ्थ हो गया अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड आ गया, मतलब आधार कार्ड भी की भी ज़रूरत रहती है। उसके अलावा अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेलना है, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेलना है तो उसके लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत रहता है, क्योंकि उसके बिना आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी रहते हैं। अब जो सिक्स पॉइंट है वो ये है बाय एंड सेल शेयर्स, मतलब ये सब हो गया, सब खुलवा दिया, फिर आप अपने आप शेयर्स खरीदिए और उसको बेचिए, मतलब बाइंग एंड सेल कीजिए। आपको जो भी करना है शेयर्स के साथ वो आप कीजिए। मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाई हैं, जो भी बेसिक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन शेयर मार्केट।
कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होता है, देखिए बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके के डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, दोनों एक ही बात है। अब समझेंगे बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आज रिलायंस का ही एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनको ऐसा लगा कि यार उनकी इक्विटी मार्केट में खासी ज्यादा हो गई है। अब इक्विटी क्या होता है, इक्विटी यानी कि कंपनी के ओनर्स का पैसा खासा ज्यादा हो गया है खुद की कंपनी के अंदर। तो फिर वहां पर उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट पे करने जितना पैसा है तो क्यों ना वो बॉन्ड्स को इश्यू कर दे। तो ऐसे करके उन्होंने बॉन्ड्स को इश्यू कर दिया पब्लिक के लिए, मतलब मार्केट के अंदर इश्यू कर दिया। तो अगर बॉन्ड्स इश्यू कर दिए, फिर उसके बाद पब्लिक रिलायंस के बॉन्ड्स को खरीदेगी। तो बॉन्ड्स खरीद लिए, फिर उसके बाद सपोज मुकेश अंबानी जी ने 5% इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब अगर FD 6% है तो उन्होंने 7% बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट रखा। तो इसमें बॉन्ड्स में क्या होता है कि 5 साल तक, मतलब मिनिमम 5 साल, तो मतलब 5 ईयर तो होते ही हैं, 5 ईयर तक आपके जो मतलब बॉन्ड के जो होल्डर होते हैं, मतलब जो लोग बॉन्ड को खरीदते हैं, उनको वो इंटरेस्ट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 7% इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको 7% के हिसाब से 700 रुपीज हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद जो आपने 10,000 रुपीज लगाए थे, उसका जो एट दी एंड जो जब इसका बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट होगा, अब मैच्योरिटी डेट मतलब कि जिस दिन बॉन्ड एक्सपायर हो रहा है उसको कहते हैं मैच्योरिटी डेट। तो उस दिन आपको वो पूरा पैसा मिलेगा और 5 साल तक, मतलब जो अगर सपोज 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी डेट है तो 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्या है, 700 रुपये, तो हर साल 700 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको बॉन्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा होता है शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स मतलब कंपनी पब्लिकली शेयर्स को इश्यू करती है। तो सबसे पहले कौन सा मार्केट में इश्यू करती है, प्राइमरी मार्केट के अंदर। दूसरा फिर वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। तो शेयर्स एक मतलब एक तरीके से आपको ओनरशिप प्रोवाइड करवाता है कंपनी के अंदर। जैसे पहले कंपनी ने बॉन्ड को इश्यू किया तो वो कंपनी की उधारी हो गई, मतलब कंपनी ने आपसे उधारी ली। लेकिन अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो आपको कंपनी में कुछ ओनरशिप दे रही है। अब ओनरशिप मतलब आप कंपनी के ओनर्स कहलाओगे। भले ही आपके पास एक शेयर पड़ा होगा, मतलब अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर भी अगर आप खरीदोगे तो आप रिलायंस के शेयर होल्डर कहलाओगे। और रिलायंस का एक मतलब जो अगर 2,000 रुपये आपने रिलायंस को दिए तो रिलायंस का जो भी मार्केट कैप है उसमें से 2,000 रुपये आपके होंगे। तो ये शेयर्स का मतलब ये होता है कि शेयर्स आपको एक ओनरशिप प्रोवाइड करवाता है। लेकिन शेयर्स के अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स तो बिल्कुल ही रिस्क फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर आपको कंटिन्यू फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद मैच्योरिटी पे आपको एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट मिलता है। और शेयर्स के अंदर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो जिस भाव पे आप शेयर को खरीदते हो उसमें भी आपको गिरावट नजर आ सकती है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको घाटा भी हो सकता है। तो इसीलिए शेयर्स आर रिस्की एज कंपेयर्ड टू बॉन्ड्स। तो आपको मैं होप करता हूं कि बॉन्ड कंपनी के लिए उधारी होती है और शेयर कंपनी के ओनर्स का पैसा होता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखिए डेरिवेटिव्स के अंदर एक होता है ऑप्शंस होते हैं और फ्यूचर्स होते हैं। अब कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। देखिए
डेरिवेटिव्स क्या होता है कि एक सपोज एक रिलायंस का शेयर वो चल रहा है 2,000 रुपए पे। रिलायंस एक एसेट हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस एक एसेट, एसेट मतलब कि रिलायंस ऊपर नीचे होगा, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, रिलायंस एक एसेट है, एसेट है मतलब ये आपको इन फ्यूचर कैश कन्वर्ट करके दे सकता है, अंडरलाइंग एसेट फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं, मतलब फ्यूचर्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं जिसमें आप उसको बाय करते हो। तो अगर सपोज आपने फ्यूचर्स को बाय किया, ठीक है, फ्यूचर्स को बाय करने के बाद अगर रिलायंस का रेट बढ़ेगा तो आपको मुनाफा होगा। अगर आप फ्यूचर्स को शॉर्ट, ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है, ये बेसिक में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना नहीं आता है, अगर आपको मार्केट में कौन से शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको ऐसा लगता है कि आप में इतना नॉलेज नहीं है कि आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर, एक जो स्पेशलाइज्ड होता है उस फील्ड के अंदर, वो बंदा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है आपके बिहाफ पे। मतलब जैसे कि एक HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, तो वहां पर एक फंड मैनेजर होगा। वो फंड मैनेजर जो भी लोगों का पैसा होगा उसको वेरियस सोर्सेज में लगाएगा, मतलब वेरियस फर्म्स में पैसा लगाएगा, या तो थोड़ा बॉन्ड्स में लगाएगा, थोड़ा शेयर्स में लगाएगा और थोड़ा डेरिवेटिव्स में लगाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो जो इसके ऊपर उसको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको देगा और थोड़ा सा कमीशन आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपके आपके बिहाफ पे वो ट्रेड कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक समझा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेबी। अब सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। देखिए, बैंक में कुछ गलत काम नहीं हो तो उसका ध्यान कौन रखता है कि बैंक में सभी पब्लिक, पूरी पब्लिक का पैसा सेफ रहे, इसका ध्यान कौन रखता है? इसका ध्यान रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रखता है, ये तो आप मानते हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ध्यान रखता है कि बैंकों के अंदर कुछ भी गलत काम नहीं हो और सब लोगों का पैसा सेफ रहे। लेकिन आरबीआई यहां पर एक रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई के पास पहले से काम बहुत ज्यादा है। तो यहां पर शेयर मार्केट के अंदर सेबी होता है, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब किसी भी लोगों, मतलब कोई भी अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप एक ब्रोकर्स के थ्रू अगर काम कर रहे हैं तो वो ब्रोकर आपको धोखा नहीं देना चाहिए, वो ब्रोकर अपना काम सही से करें, ऐसा। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ शेयर मार्केट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी डिजिटल पेमेंट और ये सब लेके आया है, तो ये ग्रोथ है, इसको प्रमोट किया जा रहा है बैंकिंग सर्विसेज को। वैसे ही शेयर मार्केट को प्रमोट करने का काम सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ये काम है।
और तीसरा पॉइंट है रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, मतलब अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा गलत काम करता है तो उसको भी ध्यान से देखना इनका काम है। मतलब कोई भी बंदा कोई गलत काम करके मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहा हो, मतलब प्राइसेस को फ्लक्चुएट नहीं कर रहा हो, तो इसका ध्यान रखना भी एक स्टॉक मार्केट का ये भी काम है इनका। तो सेबी क्या करता है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, मतलब मार्केट के अंदर कुछ भी गलत काम नहीं हो ये ध्यान रखने का काम किसका है, सेबी का। देखिए जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था तब सेबी नहीं था, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद पहले से ही बैंक का कंट्रोल है और बैंक से ही वो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेबी को लेके आए वो। फिर अभी सेबी देखता है सारा कामकाज कि कोई भी गलत काम शेयर मार्केट में नहीं हो। अब मैं आपको शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। तो शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले जो निकल कर आता है वो है डिविडेंड्स। देखिए मैंने ये तो आपको समझाया कि कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर क्या मिलता है, बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने रिलायंस के शेयर को खरीदा, फिर रिलायंस को एक मतलब पूरे साल में मुनाफा हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और उस वक्त आप भी उसके शेयर होल्डर हैं, मतलब लगभग 3-4 महीने में मतलब आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, सपोज उन्होंने 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो और अगर आपके पास 10 शेयर्स रिलायंस के पड़े हुए हैं तो आपको 100 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। और जो लोग एक अच्छी खासी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सपोज आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस हर साल अगर 10 रुपये का डिविडेंड देगा तो आपको हर साल 100 रुपये मिलते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में भी पैसा मिलेगा और आगे चल के आपकी जो शेयर की प्राइस होगी उसमें भी आपको इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, हर साल थोड़ा बहुत कैश के फॉर्म में कैश इनफ्लो भी होगा और आगे चल के आपकी पोजीशन भी बनी रहेगी और आपकी नेट वर्थ भी बढ़ेगी। अब दूसरा पॉइंट है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अभी सपोज फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज़ और मार्केट में रिलायंस के सपोज 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स इंटू मतलब 1 लाख इंटू 2000 कितना होगा, 1 लाख इंटू 2000 करके जो निकलेगा वो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो 2000 इंटू 1 लाख तो कितना हो गया, 2 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इससे क्या होगा, मतलब अगर इसके शेयर्स मार्केट में कम हो गए, पब्लिक ने थोड़ा बेचा 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 तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाएगी। मतलब शेयर्स तो सपोज उतने ही रह गए, मतलब 1 लाख शेयर्स के सपोज हो गए 50,000 हो गए और शेयर का प्राइस 1500 रुपये हो गया, तो उस केस में 1.5 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या दिखाता है कि कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में हैं इनटू मतलब उसको हम अगर उसको मल्टीप्लाई करें कि जो मार्केट प्राइस चल रही है शेयर की, तो निकल कर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो मैं होप करता हूं कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है। देखिए रोलिंग सेटलमेंट होता है
देखिए, अगर आपने शेयर को आज खरीदा, अगर आपने शेयर को आज खरीदा तो T+2 वर्किंग डेज, मतलब अगर आप मंडे को खरीद रहे हो तो उसके बाद 2 वर्किंग डेज, अगर ट्यूसडे को हॉलीडे होता है तो वो नहीं गिनाएगा। मंडे को आपने शेयर को खरीदा, फिर वो हो गया आपका, जिस दिन आपने खरीदा तो वो हो गया टी प्लस ट्रेडिंग हो गया, टी मतलब ट्रेडिंग। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे हो गया आपका थर्ड डे। तो थर्सडे को आपको डिलीवरी मिलेगी आपके शेयर्स की, मतलब एट दी एंड आप कंपनी के ओनर्स कहलाओगे। वैसे शेयर्स तो आपको उसी दिन मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर उसकी एंट्री T+2 बेसिस पे होगी। तो आप समझे, मतलब T+2। और जब ये 20 से 25 साल पहले यही T+14 वर्किंग डेज हुआ करता था, मतलब एक सेटलमेंट को होने में मिनिमम 15 दिन लगते थे। तो अब तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन हो गया। अभी मिनिमम 3 डेज के अंदर आपके पास शेयर्स आ जाते हैं और उसके बाद आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, मतलब आप शेयर्स को सेल भी कर सकते हो और भी बाय कर सकते हो। वैसे तो अगर आप आज शेयर खरीद रहे हो तो आज भी बेच सकते हो, कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, लेकिन जो कंपनी के बुक के अंदर वो T+2 के बाद में एंट्री की जाती है कि आप अब उनके शेयर होल्डर हो चुके हो। तो मैं समझता हूं कि अब आपको रोलिंग सेटलमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब होता है शॉर्ट सेलिंग। क्या होता है, देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज कोई शेयर का भाव बढ़ेगा, एक अच्छा खासा बढ़ेगा, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, वो अभी 2,000 रुपये पे चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो 2,000 से 2,100 रुपये हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको बाय करोगे। लेकिन आप बाय करोगे तो आपको 100 रुपये का पर शेयर का मुनाफा हो जाएगा, मतलब अगर वो 2,100 पहुंच जाता है तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज तो रिलायंस गिरेगा, आज रिलायंस एक अच्छा खासा गिरेगा, मतलब 200-250 रुपये गिरेगा और मुझे रिलायंस को बेचना है, तो क्या होगा, अभी रिलायंस 2,000 पे चल रहा है तो आप इसको सेल कर दोगे। मतलब अगर आपके पास शेयर नहीं भी पड़े हो, अगर आपके पास अपनी होल्डिंग्स में रिलायंस के शेयर नहीं भी पड़े हो तो भी आप शेयर्स को सेल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप इंट्राडे पे ही कर सकते हो। मतलब समझे आप, मतलब शॉर्ट सेलिंग को आप सिर्फ इंट्राडे के दिन ही कर सकते हो। इंट्राडे मतलब अगर आप आज सेल कर रहे हो तो आपको आज ही वापस से शेयर खरीदना पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट सेलिंग के अंदर आपके पास शेयर नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसी दिन अपनी पोजीशंस को वापस स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, रिलायंस का शेयर चल रहा है 2,000 रुपये पे, 2,000 पे आपने रिलायंस को बेच दिया, इंट्राडे पे बेचा, इंट्राडे मतलब MIS, मतलब आज बेचा है और आपको आज ही वापस खरीदना है, बेच दिया 2,000 पे। फिर 1,800 रुपये पे रिलायंस आ गया, फिर वो 1,800 पे आपको वो फिर से खरीदना, और फिर आपने उसको फिर से खरीद लिया, तो आपको कितने का मुनाफा हो गया, 2,000, 1,800 पे आपने वापस से खरीद लिया तो आपको 200 रुपये का पूरा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ये आप इसको होल्ड करके नहीं रख सकते, मतलब आप इसको अगले दिन तक नहीं लेके जा सकते, आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा। वैसे कुछ कंपनी, मतलब कुछ ब्रोकिंग सर्विसेज, जो ब्रोकर्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन पे भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट प्राइस कभी भी बढ़ सकता है एज कंपैरिजन टू गिरने के लिए। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब है सर्किट फिल्टर्स। अब देखिए, सर्किट फिल्टर्स क्या होते हैं, जैसे जैसे कोई शेयर्स होते हैं, मतलब पहले क्या होता है, सपोज आज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो मंडे के दिन 2,000 के प्राइस पे क्लोज हो गया, मतलब 2,000 के भाव पे वो क्लोज हो गया,
तो अगले दिन मतलब उसी दिन शाम को एक न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर देगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आ गई। तो इसके चलते क्या होगा कि मार्केट में इसके रिगार्डिंग डिमांड बढ़ जाएगी, लोग मतलब प्री मार्केट ऑर्डर्स लगाएंगे बल्क में। तो इसमें क्या होगा कि जो सर्किट फिल्टर मतलब अगर डिमांड खासी ज़्यादा होगी तो इसमें सर्किट लग जाएगा। सर्किट मतलब ये पहले से ही 5 या 10% ऊपर खुलेगा, फिर इसके बाद इसमें पूरे दिन यहाँ तो ट्रेडिंग बैन होगी या ये 15% मतलब 15 मिनट के बाद इसके अंदर ट्रेडिंग चालू होगी। अब इसमें दूसरी चीज़ भी हो सकती है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक और न्यूज़ आ गया कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर दिया और रिलायंस पे कोई इसका हाथ नहीं है, रिलायंस नहीं कर सकता, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बुरी न्यूज़ हो गई। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, तो बाई चांस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 5-10% का टूटा हुआ नजर आता है तो वो 5-10% के लोअर सर्किट पे खुलेगा, मतलब 5-10% नीचे के प्राइस पे खुल देगा। अपर सर्किट मतलब 5-10% ऊपर, लोअर सर्किट मतलब 5-10% नीचे। और एनएससी यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब मैं सॉरी आपको मैंने एनएससी और बीएससी का मतलब नहीं बताया, आई एम वेरी सॉरी। देखिए एनएससी और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना एक्सचेंज है, एनएससी जबकि 92 में ही आया है। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सारे ऑर्डर्स जाते हैं, मतलब अगर आपने कोई भी शेयर का लेन देन कर रहे हो तो वो पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। मतलब वैसे उसके बीच में ब्रोकर रहता है, लेकिन ब्रोकर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक ऑर्डर्स को पहुंचाने का काम होता है ब्रोकर्स का ही। तो एनएससी ने सर्किट के फिल्टर्स को लगा रखा है 2%, 2%, 5%, 10% और 20%। तो हाईएस्ट जो सर्किट है वो है 20% तक, मतलब कोई भी शेयर एक दिन में 20% से ज़्यादा नहीं भाग सकता। अब इसमें जो मतलब जो एक अच्छा खासा पॉइंट है वो है बुल एंड बियर मार्केट। तो देखिए वैसे रियली में तो कोई बुल और बियर होता नहीं है, वैसे सब एक फंडामेंटली चलता है और या तो ऑपरेटर्स के मन से चलता है। बुल एंड बियर सिर्फ मार्केट में दिखाया जाता है, लेकिन तो भी इसको हम समझेंगे। देखिए बुल का मतलब क्या होता है, बुल मतलब जो कि तेज है, जो कि हमेशा कभी रुकना नहीं चाहता, मतलब बुल मतलब जो कि हमेशा चाहता है कि शेयरों की प्राइस बढ़े, कि मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे बुल्स है वैज कंपेयर टू बियर्स, तो उनका मानना ये हो गया कि रिलायंस बढ़ना चाहिए, रिलायंस को वो बढ़ाते रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं बुल्स। बुल्स मतलब ऊपर ले जाना, बियर मतलब प्राइस को नीचे ले जाना। तो बियर मतलब क्या हो गया, जो शॉर्ट सेल करते हैं ना उनको हम बोलते हैं बियर, क्योंकि उनका मानना क्या है कि प्राइस गिरेगा। तो आप जब आप शॉर्ट सेल करोगे तो आपका मानना यही होगा ना कि प्राइस गिरेगा, तो वो हो गया आप बियर हो गए। जब आप बाय कर रहे हो तो आप एक बुल कहलाओगे। तो बुल मतलब क्या हो गया कि आप चाहते हो कि प्राइस बढ़ेगा, बियर मतलब क्या हो गया कि प्राइस गिरेगा। तो जब मार्केट एकदम लाल में होता है तो जब ऐसा बोला जाता है कि बियर्स हावी हैं बुल्स के ऊपर, और जब मार्केट बहुत बढ़ रहा होता है तब ये न्यूज़ चलता है कि बुल्स हावी हैं बियर्स के ऊपर। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बुल्स ही जीतता है और बियर हमेशा हार जाता है, क्योंकि कंपनियां बढ़ती रहती है, कंपनीज ग्रो करती हैं और आखिर में बियर हार जाता है। अब ये है मार्जिन ट्रेडिंग। अब इसका है मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, देखिए अगर आपने शेयर्स को आज ही बाय और सेल करना है तो इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर अपना ब्रोकर मान लीजिए,
वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब देखिए, मतलब हर स्टॉक का एक मार्जिन फिक्स्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, उसका मार्जिन है 8। तो इसमें क्या हो गया, अगर आपको शेयर आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है तो आप रिलायंस के 2000 के भाव पे 8 शेयर खरीद सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर रिलायंस उसी दिन 2100 पहुंच जाता है तो आपको 800 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको अगले दिन तक होल्ड करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपको डिलीवरी मिले, आपको उसको उसी दिन नहीं बेचना है, तो आपको 2000 इंटू 8 16,000 रुपये अपने डिमेंट अकाउंट में आपके पास होने चाहिए, तभी आप उस पोजीशन को आगे लेके जा सकते हो। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग जिन लोगों के पास फंड कम है और इंट्राडे मूवमेंट से थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अगर रिलायंस एक ही दिन में 50 रुपये का मूवमेंट दे देता है तो 50 इंटू 8 कितना हो जाता है, 400 रुपये। और अगर 2000 रुपये डालने पे अगर आपको 400 रुपये मतलब एक ही दिन में 20% रिटर्न मिले तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो मार्जिन ट्रेडिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इसमें घाटे में जाता है तो आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सको इस पोजीशन को। तो इसीलिए जितना पैसा आपके पास हो उतना ही मार्केट में इंट्राडे के दिन भी लगाएं। अब ये होता है मुहूर्त ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। मतलब दिवाली के दिन, दिवाली के जो शुभ दिन होता है उस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शाम के समय पे, मतलब जब लक्ष्मी पूजा की जाती है, मतलब जो मुहूर्त निकलता है उस समय 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग रखते हैं। और ये हर साल रखते हैं, लगभग पिछले 30 सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग चलती आ रही है। और इस दिन मार्केट लगभग हरे में नजर आता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं। मतलब जो मार्केट में रोज लेन देन करते हैं वो थोड़े से शेयर खरीदते हैं उस दिन लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब वो ऐसे ही नाम के शेयर खरीदते हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग एक बहुत बढ़िया दिन रहता है। और इस दिन बाहर के मतलब फॉरेन मार्केट सब बंद रहते हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट खुला हुआ रहता है। उस दिन सिंगापुर निफ्टी फिर भी खुला हुआ रहता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप भी इंजॉय कीजिएगा अगले दिवाली पे, जब अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो। अब ये है कॉस्ट एवरेजिंग। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप रिलायंस के शेयर को 2000 रुपये पे खरीद लिया आपने सपोज, उसके बाद अगर रिलायंस 1800 रुपये पे आ जाता है, मतलब पहले आपने 2000 पे एक शेयर खरीदा, फिर अगर वहां से रिलायंस 2000 रुपये आ जाता है, मतलब 2000 से 1800 रुपये आ जाता है, तो आपने एक शेयर और खरीद लिया, तो कितना हो गया आपका 3800 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1900 रुपये आपके क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। ऐसा ही ऊपर के भाव में भी होगा। मतलब अगर आपने 2000 की रेट पर रिलायंस का शेयर खरीद लिया, फिर उसके बाद आपने 2200 की रेट पे भी आपने रिलायंस के शेयर को खरीद लिया, तो 2000 प्लस 2200 कितना हो गया, 4200। अब इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये निकल जाएगा 2100 रुपये। तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा 2100 रुपये। समझ रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। अब इसके अंदर आप जितने और शेयर खरीदते रहोगे उसके हिसाब से वो एवरेज करता चला जाएगा। तो आपको कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है स्टॉक वॉलेटिलिटी। अब स्टॉक वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो शेयर होता है ना उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुली होके मार्केट के अंदर ट्रेड लेना पड़ता है। देखिए, अगर रिलायंस अभी 2000 चल रहा है तो रिलायंस अभी एकदम से मतलब 15 मिनट के अंदर भी वो 2000
50 भी जा सकता है, 2100 भी जा सकता है, और एक बारी को वो एक ही बार में 1850 भी आ सकता है 15 मिनट के अंदर। तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी खासी ज़्यादा होती है, और ख़ास करके जिन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम्स होती है, मतलब जिन स्टॉक में ज़्यादा लेन देन होता है, उसमें तो वॉलेटिलिटी खासी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली होके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। अब है प्राइस टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने सपोज सोचा कि 2000 रुपये पे आप रिलायंस को खरीद रहे हो, तो रिलायंस जब 2500 आ जाएगा आप उसको बेच दोगे। मतलब आपका ये मानना है कि 2500 पे रिलायंस आएगा जब मैं बेच दूंगा, तो ये वो कहलाता है प्राइस टारगेट। टारगेट मतलब जिस प्राइस पर आप बेचना चाहते हो। ऐसे ही शॉर्ट सेल में भी हो सकता है। मतलब अगर आपने 2000 पे शेयर खरीदा, अब आपका टारगेट है 1800 पे बेचना, तो वो भी हो गया प्राइस टारगेट। अब टारगेट होना क्यों जरूरी होता है? देखिए टारगेट भी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2000 पे खरीद लिया, तो रिलायंस आज से 2200 जा रहा है, 2300 जा रहा है, 2400 जा रहा है, आपका उसमें भी मन करेगा कि आप निकाल दो। लेकिन अगर एक बार आप टारगेट को फिक्स कर दो, तो आप अपने इमोशंस पे नहीं खेलोगे, अपने क्या कहते हैं कि दिमाग से खेलोगे। तो इसीलिए टारगेट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। देखिए, स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे अगर आपने कोई भी शेयर को 2000 पे खरीद लिया, ठीक है, रिलायंस को ही खरीद लिया फॉर एन एग्जांपल, तो उसके ऊपर आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, मतलब इतना अगर आपको घाटा हो जाएगा तो आप उतना लॉस बियर कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप 100 रुपये का घाटा बियर कर सकते हो, तो आपका 1900 रुपये का क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। देखिए, शेयर के प्राइस में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर आप अपने लॉस को मेंटेन करके नहीं रखोगे, तो उससे क्या होगा कि अगर वो 1900 रुपये चला गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि 1900 गया है, तो वो फिर से बढ़ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर वो 1800 गया, तो फिर भी आप कहोगे कि वापस ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे शेयर नीचे नीचे जाते रहते हैं, और कभी जिंदगी में वापस ऊपर नहीं आ पाते। तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने टारगेट को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो लास्ट है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका कोई एम्प्लॉय अगर ये बोल दे कि भाई इसके अंदर कुछ भी अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है, और मतलब एक अच्छा, मतलब रिलायंस एक अच्छा न्यूज़ लेके आने वाला, मतलब कोई नए मोबाइल का लॉन्च आने वाला है, मतलब रिलायंस और गूगल के मिक्सचर के, मतलब दोनों का मर्जर होके रिलायंस और गूगल का एक फ़ोन आने वाला है। तो ये एक, मतलब मार्केट में ये न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन इनके एम्प्लॉयज़ या कोई कॉरपोरेट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स ने इसको, मतलब इसको थोड़ा सा, मतलब थोड़े से जो बड़े लोग, ऑपरेटर्स लोग होते हैं, जो बड़े बड़े, मतलब जो जो लोग बहुत अच्छे खासे मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अगर ये पता चल जाए, तो इसके अंदर अगर उन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उनको एक अच्छा मुनाफा हो गया, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ बाद में निकलेगी मार्केट के अंदर, मतलब ये पहले रिलायंस गूगल का है, ठीक है, तो उन्होंने शेयर्स को उसी दिन बाय कर दिया, और न्यूज़ निकली 2 दिन बाद, तो उसके चलते शेयर लगभग 10% भाग गया फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसको कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अंदर से न्यूज़ आई है, उसके बाद आप ट्रेडिंग ले रहे हो, और उसके बाद आपका काम चल रहा है। तो इसीलिए आजकल क्या हो गया है कि कोई भी ब्रोकिंग फर्म होती है, उनके हर कॉल को सेबी रिकॉर्ड करता है, और उसमें क्या बातें चल रही हैं उनके लोगों के साथ, मतलब उनके एजेंट्स के साथ, ये सब सेबी के पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। इसीलिए आजकल इनसाइडर ट्रेडिंग कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब न्यूज़ के बेस, न्यूज़ पहले ही पता, मतलब अंदर ही अंदर न्यूज़ को पता लगा लेना और उसमें ट्रेड करना और मुनाफे को कमाना। तो आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग से भी, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक्स है इसका जो पार्ट 1 है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको किसी भी चीज में मतलब अगर कोई एक भी अगर डेफिनेशन हो कुछ भी हो और अगर मैं उसको समझाने में नाकामयाब हो गया हूँ तो उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी होगी ना तो मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझने में थोड़ी सी भी दिक्कतें आ रही हो तो आपको पार्ट 1 अगर अच्छा लगा हो और आपके दोस्तों को अगर किसी को भी मार्केट से रिगार्डिंग नॉलेज गेन करना हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और जल्दी मतलब अगले ही हफ्ते संडे को इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो बी अवेटेड। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आज आपको नॉलेज दिया है मार्केट से रिलेटेड, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं पार्ट 2 आपके लिए और बढ़िया और एकदम बढ़िया लेके आ सकूं। ओके, थैंक यू।